नमस्कार। केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा। एक्चुअल में क्या है कि जब कभी भी किसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उस चैप्टर की हमारे पास है या नहीं है। मेरी बात समझें, अगर मैं कहता हूँ किसी भी चैप्टर को लॉक के जैसा, तो बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद मैंने हर टॉपिक में यह पा लिया है कि हर चैप्टर की एक की होती है जिससे किसी भी चैप्टर को ओपन किया जा सकता है। वो की इस चैप्टर में कैसे अप्लाई करेंगे, चलते हैं बात करते हैं। और आज का हमारा टारगेट है यूनिट 2 सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर राजीव और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। जब कभी भी सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट विल हैपन इफ सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट फेजेस आर मिक्स्ड टुगेदर। क्या होगा अगर डिफरेंट फेजेस के सब्सटेंसेस को हम मिला देते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इस चीज को अगर आप सोचने की कोशिश करें तो आप सोचिए, अगर आपने शुगर और वाटर को मिला दिया क्या होगा, सॉल्ट और वाटर को मिला दिया क्या होगा, अल्कोहल और वाटर को मिला दिया क्या होगा, मिल्क और वाटर को मिला दिया क्या होगा, ऑयल और वाटर को मिला दिया तो क्या होगा। इस तरीके के आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और जब हम कभी भी डिफरेंट फेजेस वाले सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो हमारे पास दो तरीके का मिक्सिंग की प्रोसेस देखने में मिलती है। एक ऐसी मिक्सिंग जिसमें होमोजीनियसली दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे सॉल्ट और वाटर, जैसे शुगर और वाटर, जैसे अल्कोहल और वाटर। इसलिए हम कहते हैं ना लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक का। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिमिलर नेचर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में जब घोले जाते हैं तो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। इसी तरीके से नॉन पोलर वाले भी जो होंगे वो नॉन पोलर में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। ये बात आप जानते हैं। यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने ऑयल जो नॉन पोलर है और वाटर जो पोलर है उसको अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सिंग का ये एग्जाम्पल होगा, या यूँ कह लें हेट्रोजीनियस भी नहीं, ये बिल्कुल भी मिलेंगे ही नहीं। तो ओवरऑल जब हम मिक्सिंग की प्रोसेस देखते हैं ना, तो इसमें हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। क्या मिक्स होगा या नहीं होगा। अगर मिक्स नहीं होगा तब तो पूरी तरीके से अलग कर दीजिए, जैसे वाटर हो गया और ऑयल हो गया, नहीं मिक्स होंगे, दोनों अपने अपने फेजेस की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन किए रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मिला दिया, किसको आपने मिलाया, सॉल्ट और वाटर को आपने मिलाया। जैसे मिल्क में आप देखते होंगे जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, कभी सोचा है वो मिक्स रहते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी हम बटर निकालते हैं मिल्क के भीतर से, तो जाहिर सी बात है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मिल्क के एग्जाम्पल में आप देखते हैं मिल्क के भीतर जो फैट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन वहाँ पर वो किस चीज़ का एग्जाम्पल बनेगा उसको भी आपको देखने की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास जब कभी मिक्सिंग हम करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं। अगर मिक्स हो गए हैं तो भी हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है। क्या वो एक जैसी आइडेंटिटी मीन्स एक दूसरे में पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया होगा तो होमोजीनियस मिक्सिंग होगा। और अगर उसने अपनी आइडेंटिटी बनाए रखा है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सिंग का एग्जाम्पल होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है हमारे सामने आता है। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं और सस्पेंशन होता है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम ना कोलॉइड्स की बात करेंगे ना सस्पेंशन की बात करेंगे। हम कोलॉइड्स को एक डिफरेंट टॉपिक में 12th में ही हम बात करेंगे। तो आगे चल करके हमें 6th यूनिट में इसके बारे में बात करने को मिलेगा, जहाँ पर हम कोलॉइड्स के बारे में अच्छी तरीके से वहाँ डिस्कस करेंगे, वहाँ बात करेंगे और वहाँ देखेंगे कि वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाने का होमोजीनियस से अलग हेट्रोजीनियस होता है। और यहाँ पर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो होमोजीनियस मिक्सिंग की बात करेंगे। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि होमोजीनियस के बारे में हमें पढ़ना है, हेट्रोजीनियस के बारे में हम आगे बात करेंगे, कोलॉइड्स के रूप में हम बात करेंगे। थोड़ी सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो सारे बेसिक्स ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस, उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होमोजीनियस में क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस आप मिक्स करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स को आप मिक्स करते हैं वो एक जैसे पार्टिकल के साइज की होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये हमारा सॉल्ट का पार्टिकल है, ये सॉल्ट का पार्टिकल है और इसमें आपने मिला दिया वाटर। तो सॉल्ट और वाटर का जब आप कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो पार्टिकल की साइज लगभग बराबर होती है और एक जैसे ये इवनली और एक जैसे पार्टिकल के साइज के होने की वजह से ये होमोजीनियस मिक्सिंग बनाते हैं। जबकि
अगर दूसरे की आइडेंटिटी बनी रहे, दूसरे की आइडेंटिटी मतलब क्या, जो सॉल्यूट है उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, कोलॉइड्स के रूप में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोलॉइड्स का जब हम एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोलॉइड्स में क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सिंग का एग्जांपल होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सिंग में क्या होता है, जो एक सब्सटेंस होगा वो अलग अपनी आइडेंटिटी लिए हुए होता है। आप समझ सकते हैं पार्टिकल का साइज क्या होता है, वहाँ पर एक जैसा नहीं होगा, एक पार्टिकल बड़े साइज का होगा, एक पार्टिकल छोटे साइज का होगा। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं मिल्क का। मिल्क में जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। तो वहाँ पर आप हेट्रोजीनियस मिक्सिंग की बात देखते हैं। लेकिन अगर बात करें होमोजीनियस, और यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस में मैं कोलॉइड्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना है कि दोनों ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। होमोजीनियस मिक्सिंग के, जिसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन हो चाहे कोलॉइड्स हो, इनमें खास बात ये होती है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। लेकिन अंतर बस ये होता है कि पार्टिकल्स की आइडेंटिटी होमोजीनियस में समाप्त हो चुकी होती है, हेट्रोजीनियस में आपको देखने को मिल जाएगी जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। तो यही बात हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर से मिल जाता है, क्या होगा अगर हम डिफरेंट फेजेस के सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, क्या एग्जांपल हमारे पास होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन का डेली लाइफ में, और उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा भी है और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे होमोजीनियस मिक्सचर को लेकर के आप अपने डेली टू डेली लाइफ में उसकी यूटिलाइजेशन को देखते हैं। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल के साइज पर जाने की बात करेंगे। और जितने भी आप देखते हैं, चाहे जो भी आप एलॉय का एग्जाम्पल देख लें, जहाँ कहीं भी आप देखें, ये जो मैं आपको ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सिंग का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो न सिर्फ लिक्विड के लेवल पर बल्कि सॉलिड के लेवल पर, गैसेस के लेवल पर भी अवेलेबल होता है। तो अभी जब हम चैप्टर में आगे चल करके बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने क्या किया, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को किनारे कर दिया। अभी हम किसके पास रहेंगे, होमोजीनियस के पास। होमोजीनियस में भी जब हम चैप्टर के भीतर एंटर करेंगे तो कुछ चीज़ों को किनारे कर देंगे, फिर कुछ सेलेक्टिव चीज़ों के साथ हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावनाएं रहेंगी। तो चलते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, डज चेंज इन कंसंट्रेशन अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या ऐसा होता है कि अगर हमने कंसंट्रेशन, जैसे हम जब कभी भी कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें करते क्या है, हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हमने कंसंट्रेशन किसी चीज़ की नॉर्मल से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, क्या उससे कोई उसकी यूटिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जैसे आप टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लें, उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आयंस डाले गए होते हैं। फ्लोराइड आयंस क्या करते हैं, हमारे टीथ की इनेमल की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो हमारे टीथ पर जो आउटर लेवल पर आप देखते हैं ना, इनेमल जो चमक होती है, उसको मेंटेन करने के लिए फ्लोराइड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फ्लोराइड आयन अगर हमारे फूड के सोर्स में ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम भी करते हैं। तो इसलिए कंसंट्रेशन के बदलने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसी तरीके से उनका यूटिलिटी भी चेंज हो जाता है, उनका फिजिकल नेचर भी चेंज हो जाता है। बहुत सारे एलॉयज़ के बारे में हम ऐसा देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, अभी सिर्फ इतना समझना है कि इस चैप्टर में हमें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करनी है। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर को बनाते समय कितनी चीज़ों को हमने मिक्स किया है, कितनी चीज़ों को के मिलाने से हमने सब्सटेंसेस को बनाने की कोशिश किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है, एक दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चार कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, इस यूनिट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे, टर्नरी सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। उससे आगे के कॉम्बिनेशन वाले सॉल्यूशंस पर हम बात नहीं करेंगे। तो हमारा टारगेट होगा सिर्फ दो कॉम्बिनेशन को, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर के बनने वाले होमोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में, और उसकी बेसिस पर कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी कंसंट्रेशन की बेसिस पर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम न्यूमेरिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कितने तरीके के ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सिंग हमारे पास पॉसिबल है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक हमने क्या देखा, हमने देखा, मैंने आपको बार बार बताया, होमोजीनियस सोल्यूशन पर हमें टिके रहना है। और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। टर्नरी सोल्यूशन हमारा टारगेट नहीं होगा। यहाँ पर जो हम बात करेंगे उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं बाइनरी और टर्नरी सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं ना कितने कंपोनेंट्स मिला करके आपने इसको फॉर्म किया है। और आगे हमारा टारगेट होगा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करने का। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे नेचर में कितने तरीके के बाइनरी सोल्यूशन पॉसिबल है, कितने तरीके के बाइनरी सोल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट को।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सॉल्यूट कौन होता है? सॉल्यूट वो होता है जो थोड़ी मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। आमतौर पर कह लें कि सॉल्वेंट वो होता है जो जिसकी मात्रा या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट वो होगा जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। और एक चीज़ ये होता है कि जो ओवरऑल जो नेचर होता है सोल्यूशन का वो सॉल्वेंट तय करता है। ओवरऑल जो सोल्यूशन जो बनता है उसका नेचर कौन तय करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि गैस अगर ज़्यादा होगा और उसमें थोड़ी मात्रा में मैंने सॉलिड मिला दिया या थोड़ी मात्रा में मैंने लिक्विड मिला लिया, थोड़ी मात्रा में मैंने गैस मिला दिया, तो चूंकि गैस ज़्यादा मात्रा में तो ओवरऑल जो भी कंपोजिशन तैयार होगा वो गैसियस नेचर का होगा। ऐसे ही कोई लिक्विड हमने लिया ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया, सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या लिया? लिक्विड को लिया। अब सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और उसमें थोड़ा सा हमने वाटर मिला दिया, मीन्स लिक्विड मिला दिया, लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, या फिर लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड मिला दिया, या फिर लिक्विड के भीतर हमने थोड़ा सा गैस मिला दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड नेचर का ही होगा। ऐसे तीसरा होता है, आपने सॉलिड लिया उसमें थोड़ा सा कोई सॉलिड मिला दिया तो भी यही डिसाइड करेगा। ऐसे ही उस सॉलिड के भीतर थोड़ा सा लिक्विड मिला दिया तो भी सॉलिड नेचर ही उसका बना रहेगा। ऐसे थोड़ा सा गैस मिला दिया तो भी उसका सॉलिड नेचर ही बना रहेगा। तो इस तरीके से जो बड़ा कंपोनेंट होता है वही डिसाइड करता है सोल्यूशन का नेचर। और इसीलिए हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, और यहाँ पर हम टोटल 9 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? आप देखिए, गैस को अगर हमने सॉल्वेंट के रूप में यूज किया, किसको? गैस को अगर हमने सॉल्वेंट के रूप में यूज किया तो हमारे पास गैसियस सोल्यूशन मिलेगा। यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर गैसियस सोल्यूशन मिलेगा अगर गैस को ही हमने सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया और इसकी बेसिस पर हमने इसमें क्या मिलाया? गैस को ज़्यादा लेकर के उसमें गैस मिला दें, या गैस को ज़्यादा लेकर के उसमें लिक्विड मिला दें, या फिर गैस को ज़्यादा लेकर के हम उसमें सॉलिड मिला दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल पर हम चलेंगे, मैंने आपको बताया दूसरा हम कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, यानी सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास लिक्विड हो। और इसमें आप देख सकते हैं बगल में हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। यहाँ पर लिक्विड के भीतर थोड़ा सा अगर हमने गैस मिलाया, या फिर लिक्विड में हमने थोड़ा सा लिक्विड मिला दिया, या फिर सॉलिड के भीतर लिक्विड के भीतर हमने थोड़ा सा सॉलिड मिला दिया, तो इसमें लिक्विड ही मेजर कंपोनेंट है, इसलिए यह लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैंने बगल में इसका एग्जाम्पल भी बना करके डेली रूटीन के हिसाब से हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे उसको भी बताने की कोशिश किया है। एक्चुअल में जब कभी भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास क्या है। तो अब तक हमारे पास की थोड़ी सी मिल गई है। क्या की मिला है? मैंने आपको बताया टर्नरी पर बात नहीं करना है, हमें बाइनरी पर बात करना है, हमें हेट्रोजीनियस पर बात नहीं करना है, हमें होमोजीनियस पर बात करना है। सबसे लास्ट सेक्शन में हम चलेंगे और यहाँ पर आप देखें तीसरा जो सोल्यूशन हमारे पास आता है वो कौन सा आएगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमने सॉलिड का कंपोनेंट ज़्यादा ले लिया, अगर हमने सॉलिड का कंपोनेंट ज़्यादा ले लिया और इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने क्या मिलाया? इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने गैस मिलाया, थोड़ी सी मात्रा में लिक्विड मिलाया, थोड़ी सी मात्रा में या सॉलिड मिलाया, तो मेजर कंपोनेंट सॉलिड होने के नाते हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन मिल जाता है। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास कितने तरीके के सोल्यूशन होंगे? टोटल हमारे पास सोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 9 टाइप्स की होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इतना सारा डिस्कशन करने के बाद हमारे पास कोई की मिला है क्या? क्या हमारे पास कोई की मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। आंख खोल करके समझ लीजिए, कान खोल करके समझ लीजिए, दिमाग को एकदम ओपन करके समझ लीजिए। इस चैप्टर में हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। तो ये जो बीच वाली जो कैटेगरी है उसके बारे में हमें बात करनी है। जब कभी भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे, यानी हमें उस समय डिस्कशन करना होगा, उस समय हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होंगे जब लिक्विड में थोड़ी मात्रा में गैस मिलाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व कराया जा रहा हो, किसी लिक्विड के भीतर गैस को डिसॉल्व किया जा रहा हो, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आपका कोक होता है उसके बारे में हमें बात करना होगा। इसी तरीके से हम किसी वाटर के भीतर अल्कोहल मिला रहे हो तो उसमें क्या होता है? वो लिक्विड सोल्यूशन होता है। इसी तरीके से हमने वाटर के भीतर शुगर ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिए जाने से उस लिक्विड सोल्यूशन जो बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में बात करना है। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या क्लू दिया? हमने दिया होमोजीनियस पर बात करना है, बाइनरी सोल्यूशन पर बात करना है, बाइनरी के जो 9 टाइप्स हैं उसमें 9 टाइप्स पर बात नहीं करना है, हमें किसके बारे में बात करना है?
3 टाइप्स के बारे में बात करना है। वो कौन से 3 टाइप्स होंगे जो लिक्विड सोल्यूशन वाले नेचर के होंगे, कौन कौन से, ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें किस पर बात करना है, हमें बात करनी है सिर्फ इसके बारे में, जहाँ हम बात करेंगे गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व किया जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाएगा तो क्या चेंजेस होगा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाएगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमें उसके बारे में बात करनी होगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार बता रखा है, उस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा इस पूरे टॉपिक में डिस्कशन जो होगा वो हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम बाकी जो 6 जो टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे उस पर हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे हम किसी सॉल्यूशन को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे होता क्या है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आप कहते हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बोले कितना, तो कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ में लोग बनाते हैं इतना इतना इतना, ऐसा साइंस में नहीं फॉलो होता है। साइंस में जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को कहना होता है तो आप उसको डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ की बेसिस पर। तो आपसे किसी ने बोला कि ये कैसा है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये बहुत गाढ़ा है, बहुत कंसंट्रेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू को बताना पड़ेगा, कितना है, कितना अमाउंट कितने में डिजोल्व किया गया है, उस चीज़ को एग्जैक्टली बताना होता है। साइंस में कोई भी चीज़ इमोशनल लेवल पर नहीं होती, आपको एग्जैक्टली बताना होगा। ऐसे ही अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, किसी ने पूछा कि आपके बच्चे को क्या है, तो आप उस समय एज ए डॉक्टर जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलेंगे टेम्परेचर बताओ कितना है। ये नहीं कि आज इसका माथा ज़्यादा गर्म है, इसको ज़्यादा फीवर है, इस तरीके की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या है, कितना ज़्यादा गर्म है, लेकिन आपको वैल्यू वहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर साइंस में हर चीज़ क्वालिटेटिव नहीं होती है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव होती है। आप उसको पर्टिकुलर मेजर करके डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें कंसंट्रेशन को जब भी डिफाइन करना होगा इस सोल्यूशन में, तो हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिटेटिवली नहीं क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिवली नहीं कहेंगे कि इतना गाढ़ा है, ऐसा है, वैसा है, हम बात करेंगे उसको क्वांटिटेटिवली। और इसमें कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो ओल्ड तरीके होंगे। ओल्ड तरीके का क्या मतलब है, ओल्ड तरीका ऐसा होता है जिसको डिकोड कर पाना बहुत आसान होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पूछा कितना आपने डिज़ोल्व किया है, तो आपने कहा कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर जो सोल्यूशन बनाया गया है इसमें इतना ग्राम शुगर मिलाया गया है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक जो आपने वाटर का ये 1 लीटर जो आपने सोल्यूशन बनाया है इसमें इतना ml अल्कोहल मिलाया गया है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं जिसमें आप आसानी से उसको डिकोड कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसे एक्सप्रेशन जब करते हैं तो इसमें एक तरीका होता है, हम बात करें वेट बाई वॉल्यूम का, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। दूसरा तरीका होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। तीसरा तरीका होता है वेट बाई वेट परसेंटेज का। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये जो नीचे की ओर, ये भी एक बहुत बड़ा क्लू पॉइंट है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना ही होगा, ये जो वॉल्यूम दिया जाता है ना, ये सॉल्वेंट का नहीं होता, ये बने बनाए सोल्यूशन की बात होती है। ये क्या होता है, ये जो नीचे जो दिया गया है यहाँ वॉल्यूम है या वेट जो है, ये सोल्यूशन के बारे में जानकारी देता है। जैसे आप कभी भी किसी भी इसमें देखेंगे, जैसे मैं अगर इसी का एग्जांपल लूँ, मैं इसका एग्जांपल लूँ, या आपके कमरे में फ्रूटी होगा या कोई भी ऐसा चीज़ जिसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है, तो वो उसमें क्लियर कट लिखा होता है, ईच 100 ml सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन यानी बना बनाया जो ये जो आपके पास ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है, इसका 100 ml के भीतर इतने ग्राम कोई सब्सटेंस मिलाया गया है या इतना ml कोई दूसरा कंपोनेंट मिलाया गया है। तो यहाँ पर नीचे की ओर जो वॉल्यूम कहा जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कहा जा रहा है या वेट जो कहा जा रहा है, ये एक्चुअल में सोल्यूशन के बारे में बताता है। और ऊपर की ओर जो दी गई वैल्यूज़ हैं, ये सॉल्यूट के बारे में जानकारी देती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूट होता है। चाहे सॉल्यूट का आप वेट ले लें, चाहे सॉल्यूट का आप वॉल्यूम ले लें, चाहे सॉल्यूट का आप वेट ले लें यहाँ पर तीसरे तरीके से। तो इसको कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरे को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, और तीसरे को वेट बाई वेट परसेंटेज कहते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही आसानी से जैसे आप समझ पा रहे हैं वैसे ही कोई भी इसको समझ सकता है। तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने का तरीका क्या रहा उसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल करके हम इसको मॉडिफाई करते हैं किस रूप में। मोल, ये जो वेट आपको दिया गया है या जो वॉल्यूम दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स के रूप में। यहाँ पर जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है या जो वेट दिया गया है, इसको आप बदल देते हैं मोल्स के रूप में। अब आप सोचेंगे कि मोल्स के रूप में बदल देने से क्या फ़ायदा होगा, इसको मोल्स के रूप में बदल देने से क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये कि टर्म बदल जाएगा, तो उसको हर कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। उसको कौन डिकोड कर सकता है, साइंस का स्टूडेंट।
जैसे अब नाम अगर चेंज हो गया तो हर कोई तो उसके बारे में पता नहीं लगा सकता है। कौन पता लगा सकता है? जो साइंस पढ़ा हुआ होगा। जैसे अगर मैं कहूँ इतना मोलर सोल्यूशन है, इतना मोलल सोल्यूशन है, या इतना नॉर्मल सोल्यूशन है, इतना फॉर्मल सोल्यूशन है, इतना पीपीएम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, तो हर कोई नहीं बता सकता है। उसको वही बता पाएगा जो साइंस का स्टूडेंट होगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी साइंस का स्टूडेंट किसी भी चीज़ में इंटरेक्ट करता है तो वो दिखने वाली चीज़ों से नहीं करता है, दुनिया में जो नहीं दिख रहा होता उस पर बात कर रहा होता है। बहुत शानदार सी बात है। आप अपने मन की आंखों को ओपन करेंगे तो देख पाएंगे कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, कितनी शानदार सी चीज़ पढ़ते हैं जिसको दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, उसके बारे में आप बात करते हैं। आप देखें, जब आप मोल्स में इसको बदल देते हैं ना, वेट को जब आप मोल्स में बदल देते हैं, चाहे वॉल्यूम को आप वेट में बदल देते हैं, तो उस समय होता क्या है? उस समय होता है ये मोल्स में बदल जाता है और मोल से आप पार्टिकल्स के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन में इतने मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि इस सोल्यूशन में इतने सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व किए गए हैं। और यही बात सबसे शानदार सी होती है कि आप मोल्स तक पहुंच करके जब उसको कहते हैं मोल्स डिसॉल्व किया गया है, तो उस समय आप क्या पढ़ने लगते हैं? आप पढ़ने लगते हैं कि उसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व किए गए। और जब आप पार्टिकल्स के डिसॉल्व करने के बारे में बात करने लगते हैं तो आप सीधे तौर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के भीतर शुगर के मॉलिक्यूल्स के ऐड करने के बाद क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में पढ़ने लगते हैं। है ना बहुत शानदार सी बात? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि यहाँ पर धीरे धीरे करके जब आप मोल्स तक पहुँचते हैं तो आप पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं पार्टिकल्स के बारे में, और आप देखने लगते हैं कि उस सोल्यूशन के नेचर को किस तरीके से पार्टिकल्स प्रभावित कर रहा है और कौन कौन से ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे जो उस सोल्यूशन के नेचर को प्रभावित करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हमें आगे चल करके डिस्कस करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले सिंपल तरीके के जो क्लासिकल कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में चलेंगे धीरे धीरे करके, जब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, उन सभी के बारे में बात करेंगे, तो हम पार्टिकल्स के लेवल पर चल करके बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम जो ओल्ड या क्लासिकल तरीके के बारे में बताए हैं उसमें कौन कौन से हमें देखना है। तो उसमें सबसे पहले मास परसेंटेज के बारे में पढ़ना या परसेंटेज बाई मास के बारे में बात करना है। तो इसे W/W परसेंटेज कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें क्या होता है, सॉल्यूट का मास होगा। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सॉल्यूट का मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन होगा इनटू 100 होगा, और इसे हम कहते क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट नहीं बल्कि सोल्यूशन होना चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि उस सोल्यूशन को बनाने में कितना उसका कंसंट्रेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मास परसेंटेज की बेसिस पर उसको एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें एक क्वेश्चन बनाया गया था, एक सोल्यूशन है जिसको बनाया गया 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया गया 95 ग्राम ऑफ वाटर में, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मास परसेंटेज के टर्म में। तो मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इस तरीके से जानने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें लैंग्वेज को अगर आप देखें तो बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है और इसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी इसलिए हो जाता है कि आपने देखा क्या, 5 ग्राम यूरिया है और क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 95 ग्राम वाटर है, 95 ग्राम वाटर है। मैंने आपको बताया था इस सभी फार्मूले में जिस चीज को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे वो आपका होगा, यहाँ पर जिस चीज को लेकर के आप फोकस करेंगे वो होता है वाटर नहीं बल्कि ओवरऑल बना हुआ सोल्यूशन। तो आपको जो जब भी बात करना होगा मास परसेंटेज की, तो ओवरऑल आप कहेंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, आप 95 ग्राम ऑफ वाटर पर फोकस नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में किसकी बात की जाती है, सोल्यूशन की बात की जाती है। तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे और उसकी बेसिस पर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। तो 5% यूरिया का वो सोल्यूशन होगा, 5% यूरिया सोल्यूशन होगा वो। इस तरीके से उसके कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे हम इसे कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो ये कह रहे हैं कितना मास आपको केन शुगर और वाटर की जरूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं 25% सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 25% है। 25% क्या है, इस चीज को देखें, इस लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। तो अगर आप बात करें केन शुगर और वाटर की, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज तो समझ में आ जाता है कि
केन शुगर को कम मिलाया गया हुआ वाटर ही आमतौर पर ज़्यादा होता है। तो ये एक लिक्विड सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे हम लिक्विड सोल्यूशन पर ही बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25, यहाँ पर देखिए मासेस की बात कर रहे हैं, तो 25 ग्राम केन शुगर का होगा, किस में डिजोल्व किया गया होगा। ओवरऑल अगर हम कहें तो 25% है, तो 25% केन शुगर है और वो ओवरऑल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को बनाए हुए, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को बनाए हुए, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। यही तो इसका मतलब हुआ, यही इसका मतलब हुआ ना। 25 ग्राम ऑफ केन शुगर डिसॉल्व्ड इन 75% ऑफ क्या, आप देखिए 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया, यही बात है। और इसीलिए उसके अगर आपके पास इतनी सी लैंग्वेज अगर आप समझ में आ गई तो बाकी सारी चीज़ें आपको ओपन कर पाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 75 ग्राम ऑफ वाटर की हम बात करेंगे और उसकी बेसिस पर हम अब अलग अलग कंपोनेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए ओवरऑल आपके पास टोटल कितना ग्राम दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है। न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए अब और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमारी किताब में यह एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको खुद भी इसके सोल्यूशन के बारे में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, जो एज ए स्टूडेंट जो आप डरते हैं उसी लेवल पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट अगर सिखा दिया गया तो न्यूमेरिकल सिर्फ नंबर्स का गेम होता है, आप नंबर्स के साथ आसानी से खेल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगले लेवल पर हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की, या V बाई वी परसेंटेज की बात करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाई वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल कहें तो हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, यानी यहाँ पर हम सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन का वो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 की बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है, कैसे उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, उसके बारे में हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर V बाई वी की हम बात कर रहे हैं, तो अधिकतर हमारी लाइफ में V बाई वी का बहुत सारा रोल होता है। आप कहते हैं ना, एक पैग वाइन बनाई जाती है तो क्या है, आप क्या करते हैं उसमें, आप देखते हैं अल्कोहल को वाटर में मिला दिया जाता है। इसी तरीके से आप देखते हैं ना, कभी भी किसी, हालांकि कहना आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, कहीं पर भी अगर आप दो कंपोनेंट मिलाते हैं, वाइन का एग्जांपल लिया है तो कभी भी आप देखेंगे बियर के बॉटल के पीछे लिखा रहता है 7% V बाई वी, यानी उसमें क्या लिखा होता है 7% V बाई वी, यानी उसमें जो अल्कोहल होता है उस 100 ml जो भी आप बियर का सोल्यूशन देख रहे होते हैं उसमें 7 ml अल्कोहल होता है, बाकी सारी चीज़ें पानी होती हैं या कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप और कंसंट्रेटेड किसी रम या और किसी कंसंट्रेटेड वाइन की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे 35% तक उसके कंसंट्रेशन के बारे में बताया जाता है, यानी वहाँ पर 35 उसके 100 ml सोल्यूशन में 35 ml क्या डिसॉल्व किया गया होता है, अल्कोहल डिसॉल्व किया गया होता है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वॉल्यूम परसेंटेज का। एक अभी ठंडक के मौसम में जब कभी भी आप देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि एंटी फ्रीज कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम अपने व्हीकल के इंजन में, आप अगर आप देखें तो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे सॉल्वेंट मिलाए, मीन्स कुछ ऐसे सोल्यूशन मिलाए जाते हैं जो एंटी फ्रीज कंपाउंड के रूप में काम करते हैं ताकि गाड़ी का इंजन जो है सही तरीके से स्मूथली काम कर सके। तो इसका एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है कि 35% सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ये एक एग्जांपल है एंटी फ्रीज कंपाउंड का, और इसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले कंडीशंस में एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में इंजन ऑफ कार में इस्तेमाल किया जाता है, और यह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिक्रीज कर देता है -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि अगर वो पानी को फेंकते हैं, इतना लो टेम्परेचर होता है, पानी को अगर एक बार फेंकते भी ना तो ज़मीन पे कभी भी नहीं आता, वो हवा में ही सॉलिडिफाई होकर के उड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप इतने लो टेम्परेचर पर काम करेंगे तो होगा क्या, अगर आपने मान लीजिए वहाँ पर इतने लो टेम्परेचर पर सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम वहाँ पर देखते हैं एक 35% इथिलीन ग्लाइकॉल के सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं जो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इस बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले, घबराने की बात नहीं है। वो क्या करता है, जब कभी भी एंटी फ्रीज कंपाउंड मिलाया जाता है तो जो इस तरीके के कंपाउंड जब मिला दिए जाने के बाद जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से माइनस में चला जाएगा, यानी 0 डिग्री पर अब वाटर फ्रीज नहीं होगा,
10 डिग्री पर भी वाटर फ्रीज नहीं होगा, उस समय भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना डिक्रीज हो जाता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अगर कोई कहे कि क्या -15 डिग्री सेल्सियस पर उस समय उसका नेचर कैसा रहेगा, तो ध्यान में रखना है, अगर 35% आप इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन ले रहे हैं, 35% अगर आप इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें 35 ml जो 100 ml जो आपका सोल्यूशन होगा उसमें 35 ml इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स किया जाता है, तो इसके कारण होगा क्या, बने बनाए उस 100 ml के सोल्यूशन में ये कंसंट्रेशन अगर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर के -17.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, पानी कितना मिलाना पड़ेगा, आप सोचिए, पानी मिलाना पड़ेगा 65 ml, 35 ml इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बने हुए सोल्यूशन के लेवल पर आप देते हैं, तो एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है। आगे हम देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की, W/V परसेंटेज की बात करेंगे, और यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या बनेगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूट के मास की और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो ml में लिया जाता है इनटू 100 की हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इन्फॉर्मेशन और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर हमें ppm की बात करनी होती है। पार्ट्स पर मिलियन ये कब कहते हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, W/V जो टर्म हमारा होता है, या फिर आप V/V की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा, W/V तो कोई मास डिजॉल्व होता है या कोई वेट डिजॉल्व होता है किसी बने बनाए सोल्यूशन में, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऐसे किसी बने बनाए सोल्यूशन में हम देखते हैं कुछ वॉल्यूम उसका डिजॉल्व किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। कई बार ये होता है कि सोल्यूशन इतना डाइल्यूट होता है, इतना डाइल्यूट होता है कि उसका जो रिजल्टेंट जो हमारा मेथड होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने कोई सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपने W/V का कॉन्सेप्ट लिया या V/V का कॉन्सेप्ट लिया और वो सोल्यूशन है क्या, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर वो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है और उसको आपने इसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो वैल्यू बहुत 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 लेस आती है, वेरी लेस वैल्यू अगर आ रही है तो आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे मामलों में आप करते क्या है, उसके एक्सप्रेशन को, उसके रिप्रेजेंटेशन को बेहतर करने के कुछ नए तरीके खोजते हैं। वही नया तरीका है पार्ट्स पर मिलियन। इसमें आप कहते हैं कि जो सॉल्यूट हमारा होता है वो उस सोल्यूशन के, उस बने बनाए सोल्यूशन के 1 मिलियन में, उस बने बनाए सोल्यूशन के 1 मिलियन में कितना पार्ट रखता है। बात समझ रहे हैं। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो परसेंटेज के लेवल पर बात कर रहे थे, याद है ना। अभी हमने क्या कहा, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे, उसमें हम 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 lakhs में उसके बारे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम ये कहते 35% सोल्यूशन है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं 1 मिलियन सोल्यूशन अगर है तो उसमें 2 पार्टिकल उसका होगा, मतलब समझ रहे हैं, 10 लाख में सिर्फ दो उसका हिस्सा होगा। इस तरीके का एग्जाम्पल हम कहाँ पर लेते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, जिसको रिप्रेजेंट करते समय हम परसेंट में बात ना कर सकें, पार्ट्स पर मिलियन में बात कर सकें, मिलियन 10 lakhs में हम बात कर सकें। तो इस तरीके का जब हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम ppm के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो वही बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, उसके लेवल पर हम सोचेंगे। और इसमें हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, इसमें हम 100 में बात नहीं करते हैं, ppm कंसंट्रेशन में हम 100 में बात नहीं करते हैं, यहाँ 10⁻⁶ में हम बात करते हैं। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो उस समय ये बात हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। तो ये तरीका क्या है, इस तरीके में हम करते क्या है, किसी भी इसको आप कैसे भी, जो पुराना हमारा रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में था उसी रिप्रेजेंटेशन को अब हमने चेंज कर दिया है, मिलियन में बात करने लगे हैं। तो पता है ना, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे आसपास की दुनिया में हम बहुत सारी बातों को समझने के लिए हंड्रेड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, कितना परसेंटेज है। ऐसे ही यहाँ पर अगर बहुत डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा तो हम पर मिलियन में कितना पार्ट्स है उसकी बात करेंगे। तो इसलिए जो भी हमने एक्सप्रेशन अभी तक देखा था वो इनटू 100 में था। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं 10⁻⁶ का। बात वही है, वही सारे ओल्ड टेक्निक्स हैं जिसके लेवल करके आपने बात डिस्कस किया। तो एक ppm कंसंट्रेशन का अगर हम सोल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे सी वाटर में, इसका एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सी वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम डिजॉल्व होता है, लेकिन उसका वो जो डिजॉल्व कंसंट्रेशन होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितना भी है वो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि सी वाटर में कितना कंसंट्रेशन में वो डिजॉल्व है ऑक्सीजन, क्योंकि वही ऑक्सीजन
एक्वेटिक लाइफ को, वहाँ के सी वाटर के इन्वायरमेंट में बहुत सारे लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी होती है, तो हम देखते हैं कहीं उसका कंसंट्रेशन कम तो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो ppm में बात करते हैं। ऐसे ही आप पॉल्यूटेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो पॉल्यूटेंट्स के रिप्रेजेंटेशन में भी आप ppm के लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा ही कंसंट्रेशन होता है लेकिन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है उस पॉल्यूटेंट का, तो इसलिए हम उसको ppm में थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके चेंजेस को देखने की कोशिश करते हैं। अगर उसी को आप परसेंट में बोलेंगे तो 0.0000 करके ऐसे करके नंबर परसेंटेज में आएगा, तो वो बोलना थोड़ा गंदा सा लगेगा, और जब ppm में आप बोलेंगे तो उसको समझा पाना आसान होता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं उसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए ppm कंसंट्रेशन में बात करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6 into 10 power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm. तो यहाँ पर जो आपसे ये वैल्यू दिखाई गई है, इसको घबराना नहीं है, यहाँ पर जो लिखा गया है ये एक्चुअल में 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सोल्यूशन का वेट इन्होंने दे रखा है, सोल्यूशन का वेट ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये सोल्यूशन का वेट इन्होंने दे रखा है, बने बनाए सोल्यूशन के बारे में ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सोल्यूशन का वेट जो भी हमारे पास है वो है 1050 ग्राम है। इस 1050 ग्राम में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इतना डिजॉल्व, बहुत कम मात्रा है। आप देख सकते हैं 10⁻³ के टर्म्स में है। अगर आप इसको परसेंटेज में लेंगे तो वैल्यू पॉइंट करके आएगी, तो 0.00 करके आएगी, तो बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको परसेंट में ना लेकर के ppm में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पर आपको एक बात और समझ में आएगा, डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, जब आप सोल्यूशन के टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाते हैं तो जब कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल पर या फिर आपके सब्जेक्टिव लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको वॉल्यूम और मास के बीच के इंटरकनेक्शन को देखने की जरूरत होती है। यहीं पर इस बुक के जो हमारी बुक के जो लैंग्वेज है उसके लेवल पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट 1050 ग्राम ऑफ, यहाँ पर उसका मतलब ये कि 1 लीटर जो सी वाटर है उसका अगर आप वेट देखते हैं तो कितना होगा, 1050 ग्राम होगा। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और यहीं से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, आगे चल करके कभी कभी आपको जरूरत होगा वेट, और यहाँ पर आगे चल करके आपको जरूरत पड़ेगा वेट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाने का। तो यहाँ पर तो अभी नहीं जरूरत है, आप कभी भी चाहें तो वेट और वॉल्यूम के बीच में इंटरकनेक्शन बनाने की कोशिश करें तो आप डेंसिटी की मदद से कर सकते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। अभी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ppm कंसंट्रेशन के इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। तो कितना वेट है ऑक्सीजन का, कितना सोल्यूशन का वेट है, इनटू 10⁻⁶ कर देंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो बहुत क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है। नेक्स्ट लेवल पर हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, एक बार आपको बताने की कोशिश करेंगे ppm कंसंट्रेशन होता क्या है। तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है, ppm कंसंट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। मैंने आपको बताया जो ओल्ड टेक्निक्स आपके पास थी, कौन सा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वेट बाई वेट परसेंटेज, या फिर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो था, जिसमें आप परसेंटेज के टर्म्स में 100 के लेवल पर बात कर रहे थे, उसी को अब चेंज करके हमें 10⁻⁶ के टर्म्स में इसको कहना है। तो अंतर बस इतना हुआ है, पहले 100 में कह रहे थे, अब 10⁻⁶ में बात कर रहे हैं। एक चीज और अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आमतौर पर ppm का अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप वैल्यू लेंगे या फिर वेट बाई वेट परसेंटेज के रूप में लेंगे तो सिमिलर क्वांटिटी होगी। आपको पता है ना, कितने ml सोल्यूशन में, कितना ग्राम कितने ग्राम सोल्यूशन में, तो इस दोनों ही लेवल पर आपको कोई इसका यूनिट नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें इसका कोई यूनिट नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे वाले वैल्यूज में आपको इसके यूनिट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, और तीसरा माफ कीजिएगा यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम यहाँ पर लिखना था। तो अगर आप तीसरे एग्जाम्पल को लिखें, यहाँ वेट बाई वॉल्यूम जब आप कहेंगे तो दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो ओवरऑल आपको इसके कंपोनेंट्स का आपको यूनिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स का यूनिट आपको मिलता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप पहले और दूसरे एग्जाम्पल को लेंगे तो सिमिलर यूनिट वाले क्वांटिटीज होंगे, तो इसमें कोई यूनिट नहीं बनेगा, लेकिन तीसरे में बन जाएगा क्योंकि वो वेट बाई वॉल्यूम है। और यहाँ पर ध्यान में रखना है, चूंकि हम बात करते हैं 10⁻⁶ के टर्म्स में, तो यहाँ हम बात करते हैं माइक्रोग्राम बाई ml की बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जब वेट बाई वॉल्यूम का जो यूनिट आता है, कभी भी आप देखिएगा तो आप बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोग्राम बाई ml के यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो माइक्रोग्राम आप जानते हैं ना, 10⁻⁶ वाला टर्म्स जो हम पहले पढ़ते आए हैं,
उसी के टर्म्स में यहाँ पर माइक्रोग्राम बाई ml के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। पीपीएम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को हम मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के लेवल पर सिंपल एक प्योर नंबर मिलता है विदाउट यूनिट। जबकि जब हम मास टू वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं तो जो ये मोस्ट कॉमन यूनिट इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोग्राम पर ml की बात करते हैं। माइक्रोग्राम पर ml के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से बनेगी। आगे हम देखें, अगर हमें कभी भी कंसंट्रेशन को, पॉल्यूटेंट इन वाटर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर वो सॉलिड कंपोनेंट के रूप में रहेगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पीपीएम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और मास टू वॉल्यूम के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको माइक्रोग्राम पर ml के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं या पीपीएम के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी भी आप ताजमहल घूमने जाएं या दिल्ली में ही इंडिया गेट के आसपास रहेंगे तो वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स को दिखाते हुए हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड होती है। वो पीपीएम के टर्म्स में SO2 के अमाउंट्स के बारे में बताती है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करती है। तो वहाँ पर हम जो भी बात करते हैं वो पीपीएम कंसंट्रेशन में ही बात करते हैं। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल पर बात करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ तक तो जो डिस्कस किए हैं वो डिस्कशन हमारा चला है किस लेवल पर, इस अभी तक जो हमारा डिस्कशन चला है वो सीधे जो दिख रहा था उसी के लेवल पर चला। जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमारा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हम पुट कर रहे थे बहुत सिंपल था। हमने आपको क्या बताया, वेट बाय वेट, जैसा देखने में लगता था वैसे ही आप बोल रहे थे। आप वेट बाय वॉल्यूम की बात किए, आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात किए। इसी को आपने चाहा तो आपने वेट बाय वेट इंटू 10⁶ कह करके बोला, वेट बाय वेट इंटू 10⁶ कह करके बोला। यहीं पर आपने इसको मॉडिफाई किया और आपने बोल दिया किस रूप में, वेट वॉल्यूम बाय वेट इंटू 10⁶ के टर्म्स में, और पीपीएम के टर्म्स में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितना भी हमने डिस्कस किया है, इतने लेवल पर डिस्कस किया है, ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसमें जैसा आपको दिखता है वैसा ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगले लेवल पर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया जाए। बेनिफिट क्या होगा, आपने पहले पढ़ रखा है। मोल्स के बारे में अगर पता चल गया तो आप पार्टिकल्स के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया, सोचिए कहाँ से कहाँ तक आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। आप पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हुए देखना, फील करने, महसूस करना शुरू कर देंगे। वो हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।